हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आर के कंपटीशन एकेडमी में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिडिवल हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला प्रश्न हमारे पास है, शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, प्रशासनिक सुधार। उन्होंने अपने शासन काल में प्रशासनिक, राजस्व एवं सैन्य व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए, जिन्होंने उनके साम्राज्य को और भी मजबूत और संगठित बनाया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी, मुअज्जम। अब औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी, जिसके बाद उनका सबसे बड़ा बेटा बहादुर शाह प्रथम, जिसे मुअज्जम भी कहा जाता है, तो उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनके 3 पुत्र, जिसमें से सबसे बड़े थे बहादुर शाह प्रथम, दूसरे पुत्र थे मोहम्मद आजम शाह और अंतिम पुत्र थे मोहम्मद काम बख्श, ने सिंहासन के लिए दावा किया। बहादुर शाह प्रथम, जो उस समय पंजाब का गवर्नर था, ने जजाऊ की लड़ाई में मोहम्मद आजम शाह को हराया और 1707 में मुगल बादशाह बना। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राटों का मीर बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, सेना संगठन। तो बख्शी का मीन्स होता है दाता, इसे बख्शी उल ममालिक एवं बख्शी ए ममालिक भी कहा जाता है। मुगल बादशाहों के अधीन मीर बख्शी सैन्य विभाग का अध्यक्ष होता है। वह सेना के संगठन, भर्ती, वेतन और मनसबदारों का प्रबंधन करता है। अगला प्रश्न है, इनाम भूमि किसे दी जाती थी? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को। तो इनाम भूमि जो शासकों के सेवकों के बदले, धार्मिक उद्देश्य के बदले और किसी विशिष्ट उद्देश्यों के लिए प्रदान की जाती थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल भवनों में से किसमें यह अन्य विशेषता बताई जाती है कि वह लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, ताजमहल। ताजमहल मुगल कालीन इमारतों में से एक है, जिसे लंबाई और चौड़ाई से बिल्कुल बराबर होने की विशेषता के लिए जाना जाता है। यह एक वर्गाकार आकार का है और इसका निर्माण पूरी तरह से संगमरमर से किया गया है। अगला प्रश्न हमारे पास है, इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में निम्नलिखित में से किसको भेजा गया था? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, जॉन हॉकिंग। जहांगीर एक मुगल सम्राट है जिसने 1605 से 1627 तक शासन किया और 1608 में ग्रेट ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम ने कप्तान हॉकिंस को मुगल सम्राट के दरबार में भेजा था। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउस निम्नलिखित में से किस मुगल भवन में रखा गया था? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में लाल किले का दीवाने आम। अब तख्ते ताउस, जिसे मयूर सिंहासन भी कहा जाता है, जो दुनिया का सबसे महंगा सिंहासन है। तख्ते ताउस के बारे में कहा जाए कि इसकी कीमत ताजमहल और विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा थी। मयूर सिंहासन एक प्रसिद्ध रत्नमय सिंहासन था, जो भारत में मुगल साम्राज्य के सम्राटों का आसन था। यह 17वीं शताब्दी के शुरुआत में सम्राट शाहजहां द्वारा शुरू किया गया था और दिल्ली के लाल किला में दीवाने खास, यानी कि निजी दर्शकों का हॉल या मंत्रियों के कक्ष में स्थित था। इसका नाम एक मोर के नाम पे रखा गया था, क्योंकि इसके पीछे 2 मोर नाचते हुए दिखाए गए हैं, इसलिए इसे मयूर सिंहासन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, आगरा। शाहजहां ने आगरा के किले में मोती मस्जिद बनवाई थी। मोती मस्जिद, जिसे पर्ल मस्जिद भी कहा जाता है,
आगरा के किले के अंदर स्थित है और इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था। यह अपनी शानदार सफेद संगमरमर की संरचना के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, दाहिर। सन 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां के शासक राजा दाहिर थे। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया था, जिसमें राजा दाहिर इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, अरब। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, चंद बरदाई। पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई द्वारा लिखा गया था। यह एक महाकाव्य और जो पृथ्वीराज चौहान के जीवन और युद्धों का वर्णन करता है। चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे और उनके मित्र भी थे। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी, अब्बू पर्वत। दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान के माउंट अब्बू में स्थित है। यह जैन मंदिर का एक समूह है जो अपनी शानदार वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है इस दिलवाड़ा मंदिर को दिलवाड़ा मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि अब्बू शहर से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर स्थित है। यह मंदिर संगमरमर से बना है। इसमें 5 मंदिर शामिल है जो 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच बनाए गए थे। यह मंदिर जैन धर्म के तीर्थंकर को समर्पित है। अगला प्रश्न हमारे पास है, लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, ययाति केशरी ने। मंदिर की मौजूदा संरचना का निर्माण 11वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान सोमवंशी राजवंश के राजा ययाति केशरी ने अपने शासनकाल में किया था। राजा ययाति केशरी ने अपनी राजधानी जाजपुर से भुवनेश्वर स्थानांतरित करने के बाद लिंगराज मंदिर का निर्माण शुरू करवाया था। अगला प्रश्न हमारे पास है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? तो जिसका सही आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानेश्वर ने। यह पुस्तक 11वीं शताब्दी के अंत में और 12वीं शताब्दी की शुरुआत में लिखी गई थी। इसे ज्ञानेश्वर ने लिखा था, जो पश्चिमी चालुक्य दरबार के एक विद्वान थे। अगला प्रश्न है, ब्लैक पगोड़ा है? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, कोणार्क में। तो सूर्य मंदिर कोणार्क को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है। 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह देव प्रथम ने इस मंदिर को बनवाया था। ये मंदिर सूर्य देव को समर्पित है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है क्योंकि यह मंदिर काले रंग के पत्थरों से बना है और इसके आकार एक विशाल बहुस्तरीय मीनार जैसा दिखता है, इसलिए इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है? तो सही आंसर हमारे पास है ऑप्शन नंबर बी, धर्मपाल। विक्रम शिक्षा केंद्र के संस्थापक पाल वंश के राजा धर्मपाल थे। उन्होंने 8वीं शताब्दी में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। यह विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट के जवाब में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मण सेन। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव बंगाल के शासक लक्ष्मण सेन की सभा को अलंकृत करते थे। वे उनके दरबारी कवि थे। जयदेव गीत गोविंद और रति मंजरी जैसी रचनाएं की थी। गीत गोविंद जो कि राधा कृष्ण के प्रेम पर आधारित एक प्रसिद्ध काव्य है। अगला प्रश्न है, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था?
तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर सी, धर्मपाल। सोमपुरा महाविहार का निर्माण पाल वंश के राजा धर्मपाल ने करवाया था। यह विहार 8वीं शताब्दी के अंत और 9वीं शताब्दी की शुरुआत में बनाया गया था। यह बांग्लादेश के नौगांव जिले के पहाड़पुर में स्थित है और इसे पहाड़पुर बौद्ध विहार के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारे पास है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? तो जिसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, नागर। भुवनेश्वर की बात की जाए तो भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह नागर शैली का एक शानदार उदाहरण है। मंदिर का शिखर 180 फीट ऊंचा है और यह जटिल नक्काशी और मूर्तियों से सुशोभित है। वहीं जगन्नाथ पुरी की बात की जाए तो पुरी में जगन्नाथ मंदिर एक और प्रसिद्ध मंदिर है जो नागर शैली से बनाया गया है। यह मंदिर 12वीं शताब्दी में बनाया गया था और यह भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। मंदिर का शिखर 214 फीट ऊंचा है और यहाँ भी जटिल नक्काशी और मूर्तियों से सुशोभित है। तो इसलिए भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर नागर शैली में निर्मित है और भारतीय मंदिर वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण है। अगला प्रश्न हमारे पास है, समरांगण सूत्रधार का विषय है। इसका सही उत्तर हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए, स्थापत्य शास्त्र। समरांगण सूत्रधार जो कि राजा भोज द्वारा रचित एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जिसका मुख्य विषय वास्तुकला है। यह ग्रंथ 11वीं शताब्दी में लिखा गया था और इसमें मंदिर, महल और नगर नियोजन सहित विभिन्न वास्तुशिल्प विषयों पर विस्तृत जानकारी दी गई है। इसके अतिरिक्त इसमें यंत्रों और मूर्ति कला के बारे में भी जानकारी शामिल है। तो ये थे आज के मिडिवल हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।